बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू PSL स्पोर्ट्स वन स्पेशल। हम बात कर रहे हैं इस ट्रांसमिशन में पाकिस्तान सुपर लीग सीज़न 6 की, जो शुरू हो चुका है कराची के नेशनल स्टेडियम में। पहला मरहला आपको एक मरतबा फिर बता दें, नेशनल स्टेडियम कराची में, और उसके बाद 7 मार्च के बाद यहाँ से टीम्स मुंतकिल होंगी लाहौर के कज़ाफ़ी स्टेडियम्स, और बाकी मरहला पाकिस्तान सुपर लीग सीज़न 6 का वहाँ होगा। बकिया मुकाबले, एलिमिनेटर्स, उनके बाद जो फाइनल से मुकाबला होगा वो भी लाहौर के कज़ाफ़ी स्टेडियम में होगा। स्क्रीन पर आप देख रहे हैं उस मैच की झलकियाँ जो इस वक्त चल रहा है नेशनल स्टेडियम कराची में। पेशावर ज़ल्मी और लाहौर कलंदर्स, 141 रन का हदफ है जो दिया पेशावर ज़ल्मी ने लाहौर कलंदर्स को, और लाहौर कलंदर्स की इस वक्त बैटिंग जारी है। मोहम्मद हफीज़ जो आखिरी झलकियाँ मैंने देखी उस वक्त क्रीज पर मौजूद थे और बेन डंक आउट होकर गए थे वहाब रियाज की एक बहुत खूबसूरत यॉर्कर पर। तो और एक मुकाबला कल आपने देखा कराची किंग्स और कोयटा ग्लैडिएटर्स का। कराची किंग्स दिफाई चैम्पियन है, ये मुकाबला जीतने में कामयाब हुए। क्या हुआ उस मुकाबले में, उस पर हम बात करेंगे। इसके अलावा आज के मैचेस, जो एक और मुकाबला आज शाम में आप देखेंगे, इस्लामाबाद यूनाइटेड और उनके साथ होंगे मुल्तान सुल्तान, उनके ख़िलाफ़ खेलेंगे कराची के नेशनल स्टेडियम्स में, वो भी मुकाबला, उस पर भी हम बात करेंगे। तजज़ियाकार मेरे साथ सीनियर सहाफ़ी बदीउज़्ज़मा हमारे साथ मौजूद हैं, नेशनल स्टेडियम कराची से आए हैं। एक और जो आज सुबह सुबह हमने ख़बर सुनी, एक नई कंट्रोवर्सी आप कह लें, उस पर भी हम बात करेंगे कि एक ऑफिशियल और एक खिलाड़ी, एक फ्रेंचाइज़ का जिसको पहले बायोसिक्योर बबल तोड़ने की वजह से 3 रोज़ के लिए क्वारंटीन करने का ऐलान हुआ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जानिब से, वो क्वारंटीन और वो कानून और वो सज़ा एकदम से ख़त्म की पाकिस्तान सुपर लीग की जो इवेंट टेक्निकल कमेटी है उसने। और उसमें कौन कौन है? नदीम खान साहब उसका हिस्सा हैं, डॉक्टर सुहेल सलीम उसका हिस्सा हैं, मरीना इकबाल उसका हिस्सा हैं जो विमेन सेलेक्टर हैं, और उसके अलावा खोकर साहब उसका हिस्सा है। तो इन 4 लोगों ने किस बुनियाद पर एकदम से ये फ़ैसला तब्दील किया, इस पर भी बात करेंगे। बदी मेरे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं यहाँ से भाई? खैरियत से हैं भाईजान? बस शुक्र है। नेशनल स्टेडियम के क्या हालात? वैसे ही हालात हैं, और मेरी समझ में नहीं, आपने जो बात अगर छेड़ी है तो उसको छेड़ ही देते हैं। अब सुबह सुबह की जैसे हम चलो इस पे तो बात हम करेंगे ना, ये जो मौजू आपने रखा है ये हम रखते हैं अगले सेगमेंट में। पहले हम कर लेते हैं जो मुकाबला कल हुआ। बिल्कुल। कोयटा ग्लैडिएटर्स मुकाबला कराची किंग्स। कोयटा ग्लैडिएटर्स ने बैटिंग शुरू की, उनको टॉस हारने के बाद बैटिंग मिली। एक दिलचस्प फैसला, सरफराज अहमद ओपन करने आए। पहले तो इस फैसले के बारे में बताएं, क्यों सरफराज अहमद ने ये फैसला किया? आसिफ भाई, मेरी समझ में ये नहीं आया। मैंने कल आपको बोला था कि कोयटा की टीम बहुत तगड़ी है, लेकिन जब टॉस हुआ और टॉस के बाद जब इनकी बैटिंग शुरू हुई और सरफराज अहमद ने पहली बॉल आगे फेस की, तो मेरी समझ में ये नहीं आया कि एकदम से ऊपर आप, वो भी ओपनर आ जाना समझ से बाहर था। चलें आप ऊपर के नंबरों पर खेलें, 3 नंबर 4 नंबर या 5 नंबर खेलें जो आप चलते हुए आ रहे हैं। आपके पास अगर इस तरह की ऑप्शन मौजूद ना हो, आपके पास क्रिस गेल है, वो जब आप एज अ ओपनर उसको लेके आए, आजम खान है, तो आपने अब जो दायरा है उसको यूज़ करने के लिए ऐसे बैट्समैनों को, ऐसे खिलाड़ियों को भेजना था कि जो दायरे को यूज़ कर सके और 6 ओवर में अपना प्रेशर ख़त्म कर दें। लेकिन मेरी समझ में वही चीज़ है कि सरफराज चाह रहे हैं कि एकदम से मैं अपने ऊपर से प्रेशर ख़त्म करूँ, वो जो प्रेशर मुझ पर आया हुआ है उसको ख़त्म करने के बाद मैं फ्रंट से लीड करूँ, बैटिंग में भी और उसके अलावा कीपिंग में भी और कप्तानी में भी। लेकिन ऐसा थोड़ी हो सकता है कि आप पहले तो टीम के लिए सोचें ना कि आप टीम के लिए आपने क्या करना है। और ये कोई वो नहीं था। कराची देखें, बिल्कुल उनकी बॉडी लैंग्वेज ऐसी थी जैसे वो जीतने के लिए मैदान में उतरे। और लेकिन जब इनकी बैटिंग शुरू हुई, 1-2 जैसे आउट होते गए, समझ नहीं आया वो किस तरीके से आउट होते चले गए। तो मेरे ख्याल में एक तो इनकी जो टीम कम्बिनेशन था वो सही नहीं बना। हम ये कह रहे थे कि 6 बैट्समैन के साथ जाएंगे, 5 बॉलर के साथ, टीम कम्बिनेशन मुझे बिल्कुल उनका नज़र नहीं आया कि कैसे उन्होंने बैटिंग जो अपनी तब्दील कर दी, बैटिंग भेज दी। उसके अलावा जो उनके प्लेयर थे आउट ऑफ टच नज़र आए, इस तरह की उनकी था, जिसकी वजह से। दूसरी तरफ आपने कल बात की थी कि आमिर यामीन नया गेंद भी अच्छा करते हैं, कल उसने करके दिखाया। स्कोर आपके ख्याल में ठीक था? कोयटा कर नहीं पाया स्कोर। देखिए स्कोर कहाँ ठीक था, आप देखें ना 122 रन पे आप तो कुछ भी है। अगर वो आप सिंगल डबल भी करते रहते हैं 6-6 रन से, तो आराम से वो आप दूसरी टीम जो आराम से मैच जीत सकती है, क्योंकि उनके पास एक छोटा टारगेट होता है और छोटे टारगेट में कोई भी जो है ना वो अपना ये चांस लेता ही नहीं है कि भाई हम बैट्समैनों को बोलेंगे हार्ड हिटिंग करें। वो शजील खान बहुत अच्छी गेंद थी जिस पर असलैन की उस पर गेंद पर आउट हुए, लेकिन इतना कम स्कोर था। अगर कम से कम 140, 45 या 150 रन तक होते
तो कोयटा थोड़ा सा बहुत फाइट कर सकता था। लेकिन उसके बाद देखिए उनकी जो लेग स्पिनर उन्होंने कैस मोहम्मद को खिलाया, पहले ही ओवर में उन्होंने 27 रन दे दिया। और जिस तरीके से बैटिंग जे क्लॉक ने की है, आप देखें कि बहुत आउटस्टैंडिंग बैटिंग उन्होंने पहले मैच में आगे की। तो यहाँ आकर वॉल्टन को उन्होंने बाहर बैठा दिया, कीपर जो मुसलसल खेल रहे थे कराची किंग, और उसने उन्होंने क्लॉक का खिला दिया। उसने कीपिंग भी बहुत ज़बरदस्त की और उसके बाद बैटिंग में उसने रिजवान यहाँ से चले गए ना। बिल्कुल, रिजवान तो पहले ही चले गए। वही मैं कह रहा हूँ कि अब वॉल्टन की बारी है बाहर बैठने की, क्योंकि क्लॉक ने पहले मैच में इतना कर दिया कि वो आगे मैचों में बाहर नहीं होते। कराची का कॉम्बिनेशन कल कॉम्बिनेशन कराची बेहतर नजर आया कल, या हिकमत अमली कोयटा ग्लैडिएटर्स की सही नहीं थी? एक तो उनकी हिकमत अमली मुझे बिल्कुल भी बेहतर नज़र नहीं आई, कुछ समझ नहीं आया वो क्या कर रहे हैं। लेकिन जो कम्बिनेशन था वो कराची का बहुत आउटस्टैंडिंग था। देखिए बाबर आजम के साथ शर्जील के साथ जो देखिए उनका जो पेस अटैक था, जिसमें अरशद इकबाल ने बहुत ज़बरदस्त बॉलिंग की है, आमिर जामिर ने बहुत अच्छी बॉलिंग की। अच्छा, अरशद के बारे में थोड़ी सी बात करें। अरशद को आपने अभी कायद-ए-आज़म ट्रॉफी में भी देखा, मतलब अच्छा है, हालांकि आए लाहौर से थे ये, लेकिन ये कि जिस तरह की कायद-ए-आज़म ट्रॉफी में भी इन्होंने परफॉर्मेंस दी है वो भी बड़ी अच्छी थी। देखिए आसिफ भाई, सबसे बड़ी बात हुई एक बॉलर की कि वो अपने लाइन और लेंथ कैसे कंट्रोल करता है। तो अरशद इकबाल को हमने ये नहीं देखा कि ज़्यादा हाइपर नहीं होते, ज़्यादा गुस्से में नहीं आते। वो अपनी इन्होंने एक लाइन और लेंथ, जो आप पिछले PSL में देखें, कायद-ए-आज़म ट्रॉफी में देखें और इस मैच में देखें, एक लाइन और लेंथ से गेंद कर रहे थे, जिसकी वजह से वो कामयाब हुए और उन्होंने आउट भी किए। बाकी 6 बॉलर्स आजमाए थे कल कराची ने, पहले क्योंकि उन्होंने बॉलिंग की थी, इमाद ने शुरू में ओवर्स किए, उसके बाद वो चले गए, फिर उसके बाद आमिर ने भी शुरू में ओवर किए, वो चले गए। बड़ी अच्छी तरह से मैं बता रहा हूँ उन्होंने अपने बॉलर को बहुत अच्छा इस्तेमाल किया। जैसी कंडीशन मैंने आपको कल बोला था कि जो टीम टॉस जीतेगी वो पहले बॉलिंग करेगी, और वही हुआ। अमाद ने जो उसने देखा कि हाँ, बिल्कुल आपकी बात मुझे याद आई थी, तो वही तो उन्होंने बॉलिंग की। और जिस तरीके से अपने बॉलर्स का इस्तेमाल किया, वो कोयटा के पास कोई जवाब ही नहीं था। क्रिस गेल ने एक सनसनी फैलाई बीच में आकर, आमिर जामिर के एक ओवर में उन्होंने 2 छक्के और 1 चौके, लेकिन वो ऐसा उनके साथ कोई नहीं था कि आगे लंबा एक बैट्समैन होता है ना कि एक रन्स कर रहा हो, दूसरा दूसरी एंड से साथ दे रहा हो, तो फिर आपका लंबा स्कोर जाता है। वहाँ पर क्रिस गेल का आउट होना था, फिर साइम अयूब जो आप नया लड़का लेके आए वो भी बिल्कुल आउट। ऐसा अभी तो खैर पहला मैच था उसका, थोड़ा सा वो ऐसा नहीं था। एक बड़ा टैलेंट है, अच्छा टैलेंट, बिल्कुल ऐसा है। पाकिस्तान अंडर 16, पाकिस्तान अंडर 19 से खेल रहे हैं वो। उसके अलावा बड़ी परफॉर्मेंसेज हैं उनकी 16 अंडर 19 दोनों लेवल्स पे, तो उनके बारे में कहा जाता है कि बड़े अच्छे हैं। कल कुछ स्ट्रोक्स उन्होंने बड़े अच्छे खेले, बिल्कुल ऐसे ही है, लेकिन ये कि अभी मौका मिलेगा। वही मैं कह रहा हूँ कि कल हिकमत अमली जो कोयटा की थी वो सही नहीं थी, जिसकी वजह से वो अपना पहला मैच हार गए। और अब अगले मैचेस में आसिफ भाई और भी ज़्यादा प्रेशर होगा। क्या तब्दीली करनी चाहिए अब कोयटा को अगले मुकाबलों में? देखें आप, जो उन्होंने कैस को खिलाया, मेरे ख्याल में उन्होंने पहले ही मैच में उन्होंने लेग स्पिनर को खिलाया, वो एक उन्होंने अपना चांस लिया होगा मेरे ख्याल में। जाहिद महमूद क्योंकि आपके आउट करते भी आ रहे थे, पाकिस्तान से भी खेले, बड़ा मुराल बुलंद है उनका, तो वो उनको खिलाते तो वो आपको ज़्यादा सूदमंद साबित होते। तो मेरे ख्याल में अब कोयटा को जो है ना, अपना क्या नाम है उसका, बैन कटिंग आपके पास अगर हैं तो आप 2 फास्ट बॉलर और बैन कटिंग के साथ जाएं, फिर मोहम्मद नवाज और जाहिद महमूद के साथ जाएं। ये 5 अगर आप बॉलर्स खिलाते हैं तो फिर आपके पास 6 बैट्समैन ऑलरेडी होते हैं, तो पता भी चलता है कि आपकी टीम उतरी है। और सरफराज को मेरे ख्याल में अब इस तरह की जो है ना, अपने आप को टीम के, मुझे लग रहा है कि कोयटा भी टीम चाह रही है कि एकदम सरफराज परफॉर्म करे और पाकिस्तान टीम में आ जाए। वो अपने अच्छा, अब उसके जहन में, सरफराज के जहन में 2-3 कोई क्या क्या चल रहा होगा? रिजवान के देखिए ना, सरफराज के जहन में सिर्फ रिजवान इस वक्त चल रहा है कि रिजवान परफॉर्म, हफीज नहीं चल रहा। हफीज जब सामने आएगा तो ये एक दो, जिस दिन कोयटा और लाहौर का मैच होगा उस दिन आपको पता चलेगा कि क्या हो रहा है। तो एक तरफ से तनकीद, दूसरी तरफ से आपको मुकाबला, और मुकाबला एक अब उनका मुकाबला सिर्फ रिजवान से नहीं है, अब उनका मुकाबला जो है मोइन खान के बेटे आजम खान से भी है, और जो खुद भी चाहेंगे कि भाई आजम, देखिए कोई भी ये नहीं चाहता कि उनका बेटा ऊपर ना जाए। तो मेरे ख्याल में उनका मुकाबला 2-3 लोगों से है, जिसकी वजह से उनको बहुत ज़्यादा प्रेशर है। उन्होंने ओपन किए, हो सकता है उन्होंने पहली बॉल फेस की और कहा है आखिरी बॉल भी फेस करूँगा, तो मैं अगर 70-80 रन कर लेता हूँ तो हो सकता है कि वाह हो जाए, लेकिन ऐसा नहीं होता। आसिफ भाई देखें, आहिस्ता आहिस्ता रिजवान ने भी बहुत बैठ के मैच देखे, बेंच में बहुत बैठा है वो। जब सरफराज कप्तान थे तो सर मोहम्मद रिजवान बाहर बैठे रहे और काफ़ी अरसे बैठे रहे, हमने उनको कभी इस तरह की नहीं देखा। और देखिए मैं उनका कल एक खबर भी उनकी पढ़ रहा था, तो उन्होंने कहा कि भाई मैं इस चीज़ में पढ़ता ही नहीं हूँ, बस मुझे नहीं पता कि मुझे चांस मिला मैं 98 भी कर गया, मुझे नहीं पता मुझे चांस मिला मैं 88 भी कर गया, मुझे नहीं पता कि मुझे क्या हुआ। तो ये वक्त की बात है, अभी वक्त से पहले वो इतनी कोशिश कर रहे हैं। चले, एक विकेट और गिर गई है लाहौर कलंदर्स की, समित पटेल भी आउट हो गए हैं, जो मैं झलकियाँ देख रहा हूँ। मैच ईजी है अब इनके लिए, आराम से 9 रन, 5 खिलाड़ी आउट लाहौर कलंदर्स। अब
सूरत हाल अभी अभी भी नहीं, कंट्रोल 5 ओवर है, 5 ओवर में अगर आपको मेरे ख्याल में 30-31 रन चाहिए और हफीज़ जैसा बैट्समैन मौजूद है और मुश्किल उनके लिए मेरे ख्याल में मुकाबला दिलचस्प हो गया है। हाँ, इसमें ये हो सकता है कि हफीज़ और एक आध ऊपर नीचे विकेट अगर आउट होती है तो फिर पेशावर के लिए अपना लाहौर के लिए मुश्किल हो सकती है, लेकिन जब तक हफीज़ अगर आखिर तक खड़े रहे तो अब लाहौर इसमें देखना है कि ओवर्स किसके बाकी हैं, वहाब का ओवर बाकी है या नहीं है, और किसके ओवर्स किसके बाकी हैं, उसके बाद ये फैसला होगा। मुकाबला तो चल ही रहा है, आप देख ही रहे हैं, हम बात कर रहे थे जो कल मैच हुआ उस पर, उसके बाद फिर अब अगर आ जाएं आज के मुकाबले पर तो अभी ये कल की झलकियाँ ही कुछ आ रही हैं। ये कुछ सेलिब्रेशन के स्टाइल बड़े नए नए आए हैं। ये बिल्कुल आमिर यामीन ने तो जब सरफराज को आउट किया तो उन्होंने बिल्कुल अंदाज ही उनका अजीब सा अंदाज था और यूं आते ही एक उन्होंने वो किया तो काफ़ी लोग पसंद भी कर रहे हैं और काफ़ी लोग इसको नेगेटिव भी भाई लेंगे। कुछ इशारे ऐसे होते हैं, अब ये हम दूसरी तरफ जा रहे हैं, लेकिन कुछ इशारे ऐसे होते हैं कि उनसे मना ही किया जाता है। मना बिल्कुल, वो इनका इशारा ऐसा था कि बहुत सारे लोगों हम बैठे भी बात कर रहे थे कि ये नहीं करना चाहिए, बाकी आज तक सही है लेकिन ये इशारा नहीं करना चाहिए। क्या उन्होंने बैट्समैन की तरफ तो नहीं उनका रुख था, मतलब ये हम एक दूसरी तरफ करें, लेकिन ये भी हो सकता है कि सरफराज के लिए भी हो गया भाई अब तुम जा चुके हो, ऐसा भी हो सकता है ना। लेकिन आमिर यामीन को हमने देखा नहीं, वो इस तरह के हैं नहीं जिस तरह से हमने देखा। असल में आसिफ भाई ये जो क्रिकेट में ग्लैमर आ गया ना, क्रिकेट में इस तरह की चीज़ें, आप 32-30 कैमरों के सामने आप बॉलिंग कर रहे होते हैं, बैटिंग कर रहे होते हैं, तो हर कोई जो है ना अपना नया स्टाइल लाता है कि मैं इसमें हिट हो जाऊं, तो आप ये देखें हर कोई ये कोशिश चले मैं आपसे भी कहूंगा इस ब्रेक के बाद कोई नया स्टाइल बदीउज़्ज़मा आप भी मेरा स्टाइल आप सिर्फ हेयर स्टाइल में स्टाइल लेके आए। अब तक कल गाने की मैं आपसे फरमाइश करता रहा, नहीं की आपने, आज फिर कोशिश करूंगा इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू PSL स्पोर्ट्स वन स्पेशल। बात हो रही है पाकिस्तान सुपर लीग सीज़न 6 की, दूसरा रोज़ है। पेशावर ज़ल्मी का मुकाबला लाहौर कलंदर से इस वक्त दिलचस्प मरहले में दाखिल है, लेकिन अब इस वक्त 27 रन चाहिए और गालिबन 20 बॉलों का खेल इस वक्त बाकी है। मैं बराह रास्त मैच देख नहीं रहा, इसलिए शायद कुछ आगे पीछे हों चीज़ें। जैसे जैसे ये मैच चल रहा है, दूसरी सूरत हाल जो पिछले मरहले पे मैंने कही थी प्रोग्राम के कि जो कुछ हुआ एक फ्रेंचाइज़ और एक खिलाड़ी के हवाले से, उस पर हम बात कर लेते हैं। बदीउज़्ज़मा, एक फ्रेंचाइज़ के अहम ऑफिशियल, एक फ्रेंचाइज़ के अहम खिलाड़ी एक रोज़ पहले बायोसिक्योर बबल तोड़ते हैं, सख्त एक्शन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का, लेकिन आज फिर क्या हुआ? देखिए अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जो हमें बताया कि 3 दिन के लिए ये ऑफिशियल भी और खिलाड़ी भी जो हैं वो आइसोलेशन में रहेंगे, लेकिन आसिफ भाई समझ नहीं आया कि 3 दिन का मतलब कल ये बात हुई और आज जो है सब जगह यही चल रहा था कि भी दोनों जो हैं वो आज के मैच में इन एक्शन नहीं होंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि मैच शुरू होने से तकरीबन 20 मिनट कहूँ या आधा घंटा कहूँ से पहले एक बात पता चलती है जी कि जो कमेटी है PSL की और PCB ने उनकी अपील, उन्होंने क्योंकि अपील की थी और उस अपील पर फैसला किया है कि दोनों को जो है वो मैदान में आने की इजाज़त दे दी है, खेल भी सकते हैं। तो ये पिछली प्रेस रिलीज में क्यों नहीं था कि ये भी हो सकता है? बिल्कुल, पिछली बार जब उनसे हमने पूछा भी उसमें ये लिखा कि 3 दिन आइसोलेशन में रहेंगे और उसके बाद टेस्ट होंगे, टेस्ट क्लियर होने की सूरत में ये स्क्वाड ज्वाइन करेंगे। ये PCB का पिछला जो अपना मौक़िफ़ था, लेकिन आज 24 घंटे गुजरने के बाद ये मौक़िफ़ चेंज हो जाता है, अपील हो जाती है और अपील भी मंजूर कर ली जाती है और टेस्ट ये भी बताया जा रहा है कि टेस्ट हुए हैं। मुझे बताएं आसिफ भाई कि 24 घंटे या 18 घंटे में सुबह उन्होंने अपील की, आज PCB खुद कहता है कि सुबह अपील की और 2 बजे आपने मैच खेलना है। इस दौरान कितने 2 टेस्ट भी हो गए और क्लियर भी हो गए और खिलाड़ी मैदान में भी आ। अच्छा, अब उसमें ये कि उस फ्रेंचाइज के भी अपना मौक़िफ़ है, हालांकि PCB ने फ्रेंचाइज का नाम नहीं लिया, तो फ्रेंचाइज अपना मौक़िफ़ क्यों दे रही है, ये भी एक बात है। लेकिन खैर चलें, दिया मौक़िफ़ ये है कि हमें भी एहसास है कि ये हमसे हुआ, लेकिन ये ज़िम्मेदारी थी उन एहलकारों की, अहदेदारों की कि अगर बायोसिक्योर बबल बनाया है तो उसको वो पूरी तरह से उस पर अमल कराते। इस पर भी हम बात अभी करेंगे, लेकिन उसके बाद हमने ज़िम्मेदारी का एहसास किया और पूरी टीम के हमने टेस्ट कराए और टेस्ट जब उन सब के पॉजिटिव आ गए तब हमने ये अपील की है। दूसरी बात, ये ताख़ीर जो हुई आज दोनों टीमों के निकलने की, क्योंकि ये भी खबर आई कि दूसरी टीम को भी इंतज़ार करना पड़ा जब तक ये दोनों खिलाड़ियों का और ऑफिशियल का मसला नहीं हुआ, तो टीमें होटल से निकली नहीं थी। बिल्कुल, तो इसका भी रीज़न ये दिया गया कि इससे पहले भी ऐसा हुआ है। अब ये बायोसिक्योर बबल की एक शिक है कि टीम्स मूव करेंगी दोनों एक साथ,
सिक्योरिटी जो आपने बनाई है, चलें यहाँ तक तो इस बबल को तो आप मान रहे हैं ना, लेकिन बाकी चीज़ें भी तो फिर पूरी करनी ज़रूरी हैं। आप तो प्रैक्टिस भी देखते रहे दोनों टीम्स की नेशनल स्टेडियम में, हनीफ मोहम्मद सेंटर और जो नया वाला ग्राउंड है उसमें किस तरह का माहौल था वो आपने देखा। देखिए आसिफ भाई, ये बायोस्फीयर बबल नहीं है, ये इस पे सवालिया निशान है। आप मुझे ये बताएं कौन सा बायोस्फीयर बबल है। आपके खिलाड़ी आते हैं, मैंने आपको पहले बताया कि एक ग्राउंड में इस तरफ प्रैक्टिस होती है, दूसरी तरफ प्रैक्टिस होती है, नेट पे प्रैक्टिस हो रही है, और उसमें कौन है जो नहीं जा रहा। आपने क्या तमाम फोटोग्राफर के टेस्ट करके उनको जो है बायोस्फीयर में रखा हुआ है। अच्छा, बहुत सारे खिलाड़ी और उनके जो ऑफिशियल हैं, अब के ऑफिशियल हैं, उसके साथ दूसरे लोग भी आ जा रहे हैं, तो ऐसा बायोस्फीयर बबल हमने नहीं देखा। आपने न्यूजीलैंड में भाई क्यों ऐसी हरकत आपने न्यूजीलैंड में क्यों 17 बॉलों पे 16 रन चाहिए भाई, मैच इस वक्त सनसनीखेज हो चुका है। और दूसरा ये कि ये जो बायोसिक्योर का मामला हुआ, वो जो खिलाड़ी और ऑफिशियल और जिनसे वो मिले थे, उन साहब को उस मैदान में आने की इजाज़त किसने दी थी, ये भी सवाल है। वो आए थे मैदान में तो उनके खिलाड़ी और ऑफिशियल उनसे मिल गए, आपने उनको उस मैदान में। सबसे बड़ी बात यह कि भाई जब एक ओनर है या बॉस है या कोई भी है, जब वो बबल में नहीं है, वो कैसे मैदान में आ गया और उस जगह पे चला गया जहां पर खिलाड़ी प्रैक्टिस कर रहे हैं। बिल्कुल, और आपको तो वहां जाने, जब बिल्कुल एक मुझे नहीं जाने दिया जा रहा कि ये आप दूर से खड़े होकर बात कर सकते हैं, आप दूर से खड़े होकर वीडियो बना सकते हैं, आप वहां नहीं जा सकते, तो फिर उनके लिए भी इस वक्त लाहौर कलंदर्स आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रहा है जी। 2 ओवर में 7 रन चाहिए मेरे ख्याल में। आसिफ भाई आसान है, हफीज़ खड़े और उसके साथ राशिद खान, आपको मालूम है हार्ड हिटिंग बड़ा अच्छी करते हैं, तो मेरे ख्याल में अब तो मैच क्लियर हो गया कि 12 बॉलों पे आपको जो है वो 7 रन की अब देखते हैं। मुझे आहिस्ता आहिस्ता मेरे भी तवज्जो सारी की सारी इसी मैच पे लगी हुई है। अच्छा मुकाबला है लाहौर कलंदर्स। इस वक्त हम लेते हैं ब्रेक, चलें ब्रेक के बाद आते हैं। वेलकम टू PSL स्पोर्ट्स वन स्पेशल। ये दूसरा मुकाबला, उसका फैसला हुआ। लाहौर कलंदर्स ने 4 विकेटों से कामयाबी हासिल की पेशावर ज़ल्मी के ख़िलाफ़, और क्या खूबसूरत शॉट खेला था राशिद खान ने बदी, और वो बात भी कर रहे थे, अभी हमने सुनी। पहला एक्सपीरियंस है राशिद खान साहब, बखैर रागले, आपका पहला एक्सपीरियंस है इधर पाकिस्तान सुपर लीग में। बड़ी तारीफ़ की उन्होंने, कैसा शॉट खेला था यार। देखिए अब ये बहुत कम इस तरह के बैट्समैन, आपको MS धोनी को देखा होगा कि वो इस तरह के हेलीकॉप्टर शॉट खेलते थे। आज इन्होंने वही किया, तो मैं समझा नहीं हफीज़ ने मारा है, लेकिन राशिद स्ट्राइक पे थे। और हमेशा से देखें, जब भी किसी लीग में ये राशिद खान खेलें या अपनी टीम से खेलें, 7-8 नंबर पर, जब 9 नंबर पर ये बैटिंग करने आते हैं तो बड़ा ज़बरदस्त पावर हिटिंग करते हैं। तो लाहौर के पास एक ही मैच, क्योंकि वो एक और खेलेंगे और अगले उसमें चले जाएंगे, कि उन्हें 2 मैच शुरू में इन्होंने खेलने, तो राशिद खान के जाने के बाद जो है ना लाहौर कलंदर को थोड़ा फर्क पड़ेगा इनके जाने से। लेकिन अच्छी एंटरटेनमेंट है, अच्छा बिल्कुल ऐसा है। एक तो लेग स्पिन आज देखें 4 ओवर में 14 रन दिए इन्होंने। कल भी इत्तेफाक से कल जो मैच जीता उसमें भी एक अफगानी खिलाड़ी क्रीज पर था, नबी। बिल्कुल, मोहम्मद नबी ने बड़ी जबरदस्त बैटिंग की, आप देखें। और दूसरा 4 ओवर में मैं आप बता रहा हूँ 14 रन दिए इन्होंने। इतनी लाइन और लेंथ से गेंद कर रहे थे, बैट्समैन कोशिश कर रहे थे पेशावर वाले कि इनको हिट कर सकेंगे, लेकिन कोई भी बैट्समैन इनको लंबी हिट नहीं मार सका। जहाँ बॉलिंग में उन्होंने आउट तो नहीं किया, लेकिन पूरे एक्यूरेट बॉलिंग उन्होंने की। पिच की तारीफ वही वाली बात कर रहे थे, आपने कहा था ना ग्रास है विकेट, उसने कहा कि ग्रीन ग्रास थी तो उसके हिसाब से उसने लेंथ एडजस्ट की। बिल्कुल लेंथ पे बॉल कर रहा था, ताकि अगर उसको विकेट ना मिले तो रन जो हिट भी ना लगे, तो उससे बड़े, क्योंकि इसको तजर्बा हो गया। देखें कहाँ नहीं खेला, इंडिया में जाके ये खेला है, दूसरी लंकन लीग, बहुत सारी BPL हर जगह खेला है, तो उसको पता है कि अब मैंने बैट्समैन को कैसे गेंद करनी है। अच्छा, बॉलिंग चार्ट अगर देखें हम, ज़ल्मी का सिर्फ 5 सिर्फ तो नहीं है, लेकिन मुकम्मल जितने बॉलर्स की ज़रूरत है उतने ही थे उनके पास, तो बॉलिंग ऑप्शन वो खास एक्सपीरियंस बॉलर नहीं है। देखिए एक वहाब रियाज है, और वहाब रियाज भी आप देखें आजकल उस फॉर्म में नहीं है जो पहले हुआ करते थे। इमाद बट जो हैं वो इतना तेज़ बॉलर नहीं है, मीडियम पेसर टाइप का बॉलर है। उसके अलावा साकिब महमूद के पास भी इतनी स्पीड नहीं है कि वो उसमें वो उनके पास हो कि वो इस तरीके से करें। फिर आपके पास जो है ना इस तरह का ऑप्शन ही नहीं है, तो आपके पास रेगुलर जो तेज़ फास्ट बॉलर होते हैं ना, वो आपके अलावा कोई नहीं है, क्योंकि आपके पास फिर मीडियम पेसर है और उसके पास स्पिनर। आप यहाँ पर यही हो सकता है कि फिर आप 2 स्पिनर के साथ जाएं, 3 फास्ट बॉलर के साथ जाएं, तो फिर आपकी बात हो सकती है, वरना बॉलिंग अटैक इनका इतना खास नहीं है। और आज मैंने कामरान को देखा, आसिफ भाई जैसे आप कामरान की बात कर रहे थे, कामरान काफ़ी थोड़ा वो चीज़ कामरान में नज़र नहीं आ रही जिस तरीके कामरान बैटिंग करते थे। क्या चीज़ चाहिए भाई, सबसे बड़ी बात ये है उनके जो ड्राइव होते थे, उनकी जो शॉट होते थे। पहला मैच है, चलें ठीक है थोड़ा सा, क्योंकि कराची में वो बहुत अरसे से खेले नहीं। हाँ ये भी है, पिछला जो मुकाबले हुए थे ट्रॉफी से भी वो हो गए थे, आज़म ट्रॉफी भी नहीं, ये इस पिच पे वो खेले नहीं काफ़ी। बिल्कुल ऐसा ही है, तो उनके लिए नई है, ज़रा स्लोइश किस्म की पिचेज़ हैं, तो आहिस्ता आहिस्ता आ जाएंगे ग्रूव मेरा।
ग्रुप में वो आ जाएंगे आहिस्ता आहिस्ता। जैसे गाना यार है गाना वैसे। सुना दो। मैनू आंदा नहीं गाना केड़ा गाना। आना नहीं थी यार, आप गा सकते हैं गाना, मैं कब से आपसे रिक्वेस्ट कर। मैं क्या क्या गाना गाऊं? मुझे चलो गाना मुल्तान आता आस्ते ही कोई गाना गा दो। मुल्तान का मैच हैगा अगला, मुल्तान का मैच है ना नहीं। इस्लामाबाद। मुल्तान दा तो मैच है तो मैनू आंदा ही नहीं, तो मैं की गावां? अरे तुसी हो ना उधर के तो हो, उधर दे दे हाँ, ते भाई माइये गाइए, माइये गाइए। तो गाइए मैं ना इत्थे ते भाई। माई नहीं, मैं इत्थे ते माई मुल्तान है, हाँ जोरदार। माई ते बुत विच साडी जान है, और की कह सकने हैं। तो PSL भी साडी जान है, और की कर। खैर हो गई है। मुल्तान सुल्तान नया कप्तान मोहम्मद रिजवान। देखिए कैसा आ रहा है नया कप्तान मोहम्मद रिजवान, मुल्तान सुल्तान। हाँ। और क्या मारेगा मैदान। अब ये है क्योंकि आज उनका मैच है, पहला मैच में कप्तानी कर रहे हैं और जिस तरह की फॉर्म में। लेकिन एक बात बताऊं आसिफ भाई, कप्तान हैं वो, और इस वक्त प्रेशर नहीं है उन पर, बिल्कुल आज़ाद प्रेशर से हैं। क्योंकि जो बंदा परफॉर्म कर रहा आ रहा होता है, बैटिंग में भी, कीपिंग में भी, और कप्तानी भी अच्छी कर रहा आके आ रहा होता है ना, तो उस पर प्रेशर नहीं होता। फिर वो अपने जब लीग होती है, जब आप पाकिस्तान लेवल पे इतना अच्छा वो करके आ रहे होते हैं, तो फिर आपको लीग्स वगैरह में प्रॉब्लम नहीं होती। तो मेरे ख्याल में उसका एतमाद, उसका कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा होगा। अच्छा अब आज मुझे ये बताएं, मुल्तान सुल्तान में शान मसूद आपको नजर आते हैं? खेलेंगे अच्छा, फिर उनके पास 3 टॉप क्लास लेग स्पिनर्स, बिल्कुल। कौन खेलता है? शाहिद आफरीदी, देखिए शाहिद इमरान ताहिर मैं जो और देख रहा हूँ शाहिद इमरान आफरीदी कादिर, और इमरान उस्मान। ताहिर को खिलाएंगे। उस्मान कादिर को हो सकता है वो ना खिलाएं, क्योंकि इन्होंने अपना जो टीम भी तो करनी है। तो मुझे मेरे ख्याल में पहले मैच में इमरान ताहिर और शाहिद आफरीदी के साथ ही जा सकते हैं। उसके अलावा जो बॉलर्स हैं उनके फास्ट बॉलर्स में धानी, शाहनवाज धानी भी उनके पास शहबाज दानी भी है उनके पास, हो सकता है इमर्जिंग में इसको जो है ना वो खिलवा ले। और उसके अलावा सुहेल तनवीर भी, सुहेल तनवीर है। सुहेल तनवीर बड़ी ज़बरदस्त T20 का आपको बताऊँ, बड़ा अच्छा वो बॉलर है। तो उनके पास बॉलिंग भी अच्छी है। फिर बैटिंग में आप देखिए उनके पास शान मसूद हो गया, रेली रसू हो गया, और मोहम्मद रिजवान खुद हैं। फिर उनके बाद हार्ड हिटिंग बैटिंग भी बहुत अच्छी है। तो मेरे ख्याल में आज की टीमें बैलेंस ही लग रही हैं। तो शदाब की टीम में, हाँ इधर आ जाएं इस्लामाबाद। इस्लामाबाद में ये कि अब उसके आने से, हसन के आने से इनकी थोड़ी बॉलिंग पे काफ़ी जान पड़ी। और हसन की ये कमाल है कि बॉलिंग के साथ अगर उसने 4 ओवर अच्छे कर दिए, तो फिर उसके बाद अगर उसको बैटिंग भी ज़रूरत पड़ती है, उसके अलावा फ़हीम अशरफ इनके पास जो है, फ़हीम अशरफ ऑलराउंडर इनके पास बड़ा अच्छा है। तो इनका कम्बिनेशन ये है। शदाब खुद ऊपर आपको मालूम है 3-4 पे ही बैटिंग कर रहा है। तो मेरे ख्याल में मुकाबला तगड़ा देखने को मिलेगा आपको। अच्छा, तो बैलेंस टीम है। पहला मैच दोनों पहला मैच है। अब देखिए बहुत सारी जो टीमें होती हैं ना आसिफ भाई, वो पहले मैच में अपनी कम्बिनेशन को आजमा के देखती हैं कि कहाँ जीत जाती हैं, तो फिर उस कम्बिनेशन को कंटिन्यू करती हैं। अगर हारती हैं तो वो फिर उसमें चेंजिंग लाती रहती है। यहाँ में कमी थी क्योंकि अभी आपके पास बहुत PSL पड़े। पीछे मैच उसमें देखें लाहौर के अंदर शुरू के 5 मैच हार चुकी थी, और उसके बाद लगातार जो है वो मैचेस जीते और तो ऊपर आए। तो मेरे ख्याल में इसी तरीके से होगा कि पहले मैच में अपने कम्बिनेशन को चेक करें। अब कोयटा को भी काफ़ी खामियां नहीं पता चली होंगी हार से, आज पेशावर को भी पता चली होंगी। अब इनमें से कौन जीतता है कौन हारता है इनको भी पता चलेगा। तो मेरे ख्याल में नेक्स्ट मैचेस जो जैसे जैसे आते जाएंगे ना, तो आपको चेंजिंग नजर कप्तानी में आपको कौन ज़्यादा? खैर रिजवान का तो पहला एक्सपीरियंस है, शादाब का ये दूसरा एक्सपीरियंस है, लेकिन फिर भी जिस तरह से आपने रिजवान का एटीट्यूड देखा है, रिस्क लेते हैं वो, और जिस तरह उन्होंने T20 में तो कप्तानी की है जो पेशावर खैबर पख्तूनख्वा जीती थी, तो कप्तानी का मुकाबला क्या लगता है? देखिए शादाब खान आप कह सकते हैं कि थोड़ा तेज़ है, अपना वो कर लेता है, फील्डिंग में बड़ा वो है, फील्डिंग चेंजिंग भी अच्छी कर लेता है। लेकिन अगर कप्तानी की मैं बात करूँ तो वो चीज़ें इसको सीखने में भी वक्त लगेगा। ये नहीं कि आप अगर लीग की कप्तानी करें। एक मैच उन्होंने पाकिस्तान से भी जो वहाँ पर कप्तानी की थी, तो उसमें वो चार्म नज़र नहीं आया जो एक कप्तान में होना चाहिए। रिजवान में ये है कि जो भी विकेट कीपर होता है ना आसिफ भाई, विकेट कीपर जो होता है उसको हर एक चीज़ का आइडिया होता है। बॉलर्स का भी होता है और बैट्समैनों का भी होता है, और फील्ड पोजीशन जो होती है वो पीछे से सारी देख रहा होता है। तो मेरे ख्याल में जो विकेट कीपर बैट्समैन होता है वो अच्छा कप्तान इस वजह से होता है कि उसको सब चीज़ों का आइडिया होता है। तो मेरे ख्याल में इस बीच मैच में मोहम्मद रिजवान जो है, इस पिच पे इतना ये दोनों काफ़ी अरसे से नहीं खेले हैं, शादाब भी और रिजवान भी, क्योंकि ये दोनों आउटडोर रहे, ड्यूटीज़ पे रहे, नेशनल ड्यूटी पे, तो उससे फ़र्क पड़ेगा। इस पिच का क्या आज आपको शाम में टॉस का क्या लग रहा है? वही मैं आपको आसिफ भाई, इन्होंने विकेट पे जो कल मैच जिस पिच पे हुआ उस पर भी गिरास दी, आज आपने देखा जिस पिच पे था मैच था उस पर गिरास है, और जिस मैच में अभी मैच होना है उस पर भी हल्की हल्की ऐसी दूसरे पिच पे होना है मैच, इसमें बिल्कुल जिस पे कल रात को मैच हुआ था उसी पे होना है? उस पे नहीं होना, उसके बराबर में एक पिच और बनी है
जहाँ पर ये मैच होना है। अच्छा, ठीक है, और उस पिच को भी ऐसे ही छोड़ा गया है, ग्रीन ग्रास उस पे है। टोटल कितनी आपको अगर पता है कि कितनी पिचेस इस्तेमाल हो रही हैं नेशनल स्टेडियम? ये टोटल इसको ट्रैक जो है वो 13 का है। हाँ, 13 का ट्रैक है, और हमें जो बताया गया कि 6 पिचेस ऐसी हैं जिस पर जो है पीएसएल के मैचेस बीच में जो 6 हैं 6 पिचेस हैं उन पे मैचेस होंगे, और बाकी जो हैं वो इन्होंने जैसे टीमें आती हैं अपनी प्रैक्टिस और वार्म अप करती हैं। मुझे एक हमारे सहाफ़ी दोस्त हैं वो बता रहे थे, शुएब जट मुझे बता रहे थे कि ये शायद ऐसा स्टेडियम है कि जिसमें सबसे ज़्यादा पिचेस हैं। बिल्कुल, अगर आप सारी मिला लें 13 सेंटर में आप कह रहे हैं उसके अलावा कि पिचेस हैं, उसके अलावा साइड में जो पिचेस हैं टोटल आसिफ भाई, हमने एक उसमें रिपोर्ट भी बनाई थी कि टोटल इस अगर अंदर और बाहर आप हाई परफॉर्मेंस में चले जाएं तो तकरीबन 41 पिचेस आपको नजर आएंगी। तो 41 पिचेस का ट्रैक है नेशनल स्टेडियम में, यानी कि प्रैक्टिस के लिए भी, और उसके अलावा जो नया ग्राउंड बना है उस पर भी उन्होंने 4 का ट्रैक बनाया है। तो वो भी है कि जब आप ग्रेड 2 के या इस तरह के मैच और अंडर 19 अंडर 16 के मैच वहाँ भी करवा सकते हैं। मतलब कोई 48-50 के करीब बिल्कुल पिचेस ऐसा ही बनाई है, हैं। ऐसे बहुत शानदार, ये तो इंतजाम बड़ा अच्छा है। और एक पिच आप जैसे ही आप इंटर होते हैं तो जो राइट पे एक पिच है इन्होंने एक मार्बल से बनाई हुई है, उसमें खास तौर पर मार्बल लगाया गया, और उस मार्बल में ये है कि जो भी फास्ट बॉलर जो है या बैट्समैन अपनी तेज गेंदों पर अपनी कोई प्रैक्टिस करना चाहे तो वह वहाँ कर सकता है। बहुत ज़्यादा सहूलत दी हुई है। और तो अब ये दोनों टीम्स मुल्तान सुल्तान्स और इस्लामाबाद यूनाइटेड भी पहुंच चुकी हैं बिल्कुल नेशनल स्टेडियम कराची। हमने कुछ देर पहले फुटेज भी देखी थी जब मुकाबला ख़त्म हुआ था पेशावर का और लाहौर का। तो देखते हैं कि किस तरह का मुकाबला होता है। इस अगले मुकाबले पे हम यकीनन इंशाअल्लाह ताला अगले अपने प्रोग्राम में बात करेंगे। उस वक्त तक के लिए इजाज़त, खुदा हाफिज़।